नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मा। नाजरीन, आज का मेरा चमकता सितारा है स्ट्रॉन्ग उज़्मा। स्ट्रॉन्ग उज़्मा एक ऐसी खातून है जो कि बहुत ही ताकतवर हैं और ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने अपना 2.5 मरले का घर जो है वो गरीबों के नाम कर दिया है। साथ ही साथ एक कमरे में उन्होंने सिलाई मशीनें भी बिठाई हैं और वहाँ पर ख़वातीन आएंगी और उनको मुफ्त वहाँ पर सिलाई सिखाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने 500 रुपये में अपने मियाँ के साथ मिलकर एक मेडिकल स्टोर को शुरू किया और एक यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं जिसकी ज़्यादातर जो कमाई है वो गरीबों में तकसीम की जाती है। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उनका नाम स्ट्रॉन्ग उज़्मा कैसे पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इतनी मतलब स्मार्ट हैं, इतनी स्टाइलिश हैं और आपका नाम पड़ गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का नाम सुन के जहन में आता है कि एक बहुत ही ताकतवर खातून होंगी, बहुत ही मोटी ताज़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर तो इतनी स्मार्ट सी खातून है। नाम कैसे पड़ा? नाम मेरा जो है ना मेरे बेटे ने रखा है। अच्छा। क्योंकि उसको लगता है कि मेरी मामा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। क्योंकि जो मैंने ट्रेजेडीज अपनी लाइफ में फेस की है ना, उसके बाद उसको लगता था कि मेरी मामा का नाम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग उज़्मा, तो ये मेरे बेटे ने मुझे नाम दिया है स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आपके बेटे ने ये नाम रखा। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि कहाँ से आपका जो है वो सफ़र शुरू हुआ? सफ़र मेरा यहाँ से शुरू हुआ है कि मेरा ताल्लुक़ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, यानी कि हम गाँव के लोग हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, तो फैमिली की वजह से हमें फैमिली क्राइसिस हो जाते हैं, उस वजह से हमें गांव छोड़कर लाहौर आना पड़ा। यहाँ की दुनिया कोई रंगीन, कोई मेरी समझ में नहीं आती थी, यानी कि इतने सादा थे हम कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम यहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे कैसे। तो अब्बू के एक जानने वाले थे, उन्होंने हमें एक फैक्ट्री के अंदर जॉब लगवा दी। वो जॉब ये थी कि वहाँ पे गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे धागे काटने होते थे। तो उस टाइम, ये 1999 की बात है, उस टाइम वैन का किराया जो होता था वो होता था 2 रुपये। अच्छा, इतना कम किराया उस ज़माने में चल रहा था? जी। तो मैं और मेरे अब्बू जो थे ना, हमने कहा कि हमारे रोज़ के 8 रुपये किराया लगेगा। तो हमने वो 8 रुपये बचाने के लिए कोट लाखपत स्टेशन से वहाँ हम दर चौक तक डेली 2 घंटे हम पैदल चलते थे सुबह और 2 घंटे शाम को। 4 घंटे हमें पैदल चलना पड़ता था। और वहाँ पे मैंने पहले दिन जो पैसे कमाए थे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, वो 6 रुपये थे। 6 रुपये थे। और ये कितने साल पुरानी बात है? ये आज से 20 साल, 20 ईयर्स बैक यानी। अच्छा, काम कहाँ कर रही थी आप जहाँ से आपने 6 रुपये कमाए? हम एक गारमेंट्स की कंपनी में गए, तो वहाँ पे धागे काटने थे। अच्छा। गारमेंट्स के वो धागे काटने का मुझे काम मिला, तो वो मुझे काटने नहीं आते थे। छोटा सा क्लिपर था उसके साथ, तो उससे मेरी उंगलियां भी कट गई थी। तो मैंने सुबह से शाम तक सिर्फ 6 रुपये कमाए। तो जब मेरे अम्मी और अब्बू दोनों मुझे लेने आए, तो जो ठेकेदार था उसने कहा कि आपने 6 रुपये कमाए हैं, लेकिन आपके अब्बू जो है ना वो 10 रुपये किराया लगा गया, कि तो ये नुकसान हो गया आपको। वो बात फिर मुझे क्लिक कर गई। छोटी सी मैं थी, टीन एज में थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, तो मैंने और अपने अब्बू के साथ मिलके बहुत मेहनत की। मेरी अम्मी जो है वो घर में बच्चों के कपड़े सिलाई करती थी, उसको मेरे छोटे 2 भाई जो है ना वो इतवार बाज़ार लगाते थे। अच्छा जी। और मैं और मेरे अब्बू जो है फैक्ट्री जाते थे। तो इस तरह ये सफ़र हमने ना 2 साल के अंदर तय करके अपना एक छोटा सा घर बना लिया। अच्छा, माशाल्लाह। और वो कितना बड़ा घर था आपका? सिर्फ 1.5 मरले का। 1.5 मरले का। फिर क्या वाकया हुआ कि वो घर भी आपके हाथ से चला गया? वो फिर मेरी शादी की गई, क्योंकि जब लड़की बड़ी होती है तो सबको यही होती है कि इसकी शादी की जाए। तो मेरी शादी हुई, जिस शख्स से हुई वो बहुत पढ़ा लिखा था माशाल्लाह। उसने MA इकनॉमिक्स, MA इंग्लिश और LLB कर रखा था। ये कहाँ से मिले आपको? ये मेरे अब्बू के यानी कि एक दोस्त थे, उनके जानने वाले थे, उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। ठीक है। तो इस तरह मेरी शादी हो गई उनके साथ। तो ना ही उन्होंने पूछा कि मैं कितना पढ़ी लिखी हुई हूँ, और ना मेरे घर वालों ने बताया। अच्छा। तो शादी होगी, 1 साल उसके साथ मेरी एंगेजमेंट रही, उसके बाद शादी होगी। तो शादी के 2-3 दिन बाद ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पढ़ी लिखी हैं, तो मैंने कहा नहीं। तो प्रॉब्लम्स फिर यहाँ से आना शुरू हुई? प्रॉब्लम यहाँ से आई कि उसने कहा कि ये तो बिल्कुल ही अनपढ़ है, जाहिल है, इसको तो बोलना भी नहीं आता, सोसाइटी में मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा, यानी कि। तो उसने मुझे फिर अनपढ़ होने की इतनी बड़ी सज़ा दी कि जिसकी वजह से आज मेरा नाम स्ट्रॉन्ग उज़्मा है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? उसने फिर यानी कि उसने कहा कि अब मैं इनका करूँ क्या, ये तो सारे बड़े मासूम हैं। मेरे अब्बू भी सूफ़ी दरवेश टाइप बंदे, और अम्मी भी, और छोटे बहन भाई थे। उसने ये कहा कि शादी के 3 माह बाद कि ये जो आपका छोटा सा घर है ना, इसको सेल करते हैं। जो आपके पेरेंट्स का था? जी।
और जिस घर में मैं इसको शादी करके लेके गया हूँ वो भी सेल करते हैं, तो हम एक बड़ा घर लेते हैं। ये आप लोगों के साथ रहेगी। मेरे ना आउट ऑफ सिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है, ये अकेली रहती। तो मेरे अब्बू ने फ़ौरन साइन कर दिए और उसने घर सेल कर दिया। वो हम एक रेंट के घर में ले गया। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, तो रेंट के घर में हम चले गए। तकरीबन मेरा बेटा हुआ, उनमें से अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। तो एक दिन कुछ लोग आए दरवाजे पे, तो उन्होंने कहा कि जी इस घर का रेंट दे दे। अच्छा, तो और वो शख्स वहाँ नहीं था, वो जा चुका था? नहीं, वो अभी हमारे साथ ही था। तो मेरे अब्बू ने कहा कि ये तो हमारा अपना घर है। रजिस्ट्री भी उसने 2 नंबर कुछ बना रखी थी, जो भी वो दिखाई। तो उन्होंने कहा कि ये तो, उन्होंने फाड़ के फेंक दी कि घर से आप सामान निकालें, ये रेंट का घर है, जो एडवांस दिया था वो भी कट गया, और आप सामान निकाल लें, क्योंकि आपके हमारी तरफ पैसे बनते हैं, आपका कोई पैसा नहीं। तो ये आया शाम को, इससे पूछा तो कहता नहीं, बस ये ना थोड़े से मैंने पैसे देने हैं, बस ये रजिस्ट्री का थोड़ा सा काम है, थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, घर हमारा हो जाएगा। जो मेरा और मेरी अम्मी का जेवर था वो भी हमसे ले गया। अच्छा, वो भी उस दिन जेवर भी ले गए? जी ले गया, और आपने दे दिया? हमने दे दिया, और ये चला गया। तो उसके बाद काफ़ी लोग हमारे घर में आए, किसी ने आके हमारी फ्रिज उठा ली, किसी ने सोफे, किसी ने कुछ। अच्छा। सारा कुछ उठा के ले गए, और हम लोगों के डर की वजह से एक पार्क के अंदर आके बैठ गए। अच्छा। मेरा बेटा 3 माह का था, सर्दी बहुत थी, तो हम एक पार्क के अंदर आके बैठ गए। ये वापस नहीं आए? ये वापस नहीं आए। तो जब पता चला कि ये अब चला गया है, नंबर भी इसका बंद, तो मैंने कहा हम अपने ना मेरे ससुराल चलते हैं। मेरे शादी मेरी कराची हुई थी, लेकिन उसके ना जो चाचू थे, पुप्पो थी मेरे ससुराल वाले, वो गोजरा रहते थे। अच्छा। तो पूरी फैमिली के साथ हम सर्दियों की रात, तो हम गोजरा चले गए। गोजरा जाने की बजाय बस वाले ने हमें टोबा टेक सिंह के रोड के ऊपर उतार दिया। तो वहाँ से हम आधी रात को पैदल गोजरा पहुँचे। बड़ी ठंड, और मेरे बहन भाई मेरे साथ, मेरा छोटा बच्चा और मेरे वालिदैन। तो मेरे ससुराल वालों ने पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा इंसानियत के नाते ये 2000 रुपया लें आप, और सुबह यहाँ से 4 बजे ट्रेन चलेगी, 2 घंटे रह गए, 2 बजे का टाइम था, तो आप ये 2 घंटे इधर बैठें, 2 घंटे बाद ट्रेन चलेगी, तो आपने चले जाना और बाहर का दरवाज़ा बंद कर देना। हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उसको भी नहीं जानते, आपको भी नहीं जानते। अच्छा। तो बैठे रहे हम चुप करके। 4 बजे ट्रेन चली, हम स्टेशन पे आ गए, वहाँ से बैठे, लाहौर स्टेशन पे उतरे, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि आप कहाँ पे हैं। मैं घर आया था, आप घर नहीं थे। तो हमने कहा हम स्टेशन बैठे हुए हैं, तो हमें ले जाएं आगे। शाम तक नहीं आया। उसके बाद हमने फिर 2 रातें पार्कों के अंदर गुजारी, ठंड के अंदर। कोई आपके रिश्तेदार नहीं थे, कोई जानने वाले नहीं? सब कुछ था, रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्तेदारों को लोग, आपको पता है जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम जैसे, वो फिर अपनी इज्जत बचाते हैं, कहते हैं क्या बताएं जाके, हमारे साथ हुआ क्या है। किसी रिश्तेदार के पास नहीं हम गए, किसी को कुछ पता नहीं। पार्क के अंदर हम भूखे प्यासे बैठे रहे। फिर एक अल्लाह का बंदा, मेरे अब्बू का थोड़ा बहुत जानने वाला था, उन्होंने हमें पार्क से उठाया और एक रेंट का घर लेके दिया और राशन डाल के दिया। अच्छा। तो हमारा सारा सामान लोग छीन के जा चुके। वहाँ से अब आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया? वहाँ से मैंने सफ़र का ये आगाज़ किया, फिर ये वापस आ गया। इसने आगे, फिर आपके हस्बैंड आपके पास आ गए? वापस आए, इसने आगे बड़ी माफ़ियाँ मांगी, और आपने माफ़ कर दी? मेरे अब्बू ने माफ़ कर दिया, हम सब ने हमारे साथ रहना शुरू हो गए। उसके बाद फिर इसने ये किया कि एक रेंट की गाड़ी ली, मेरे अब्बू की गारंटी दे के कि ये मेरे अब्बू की बड़ी इज्जत है, मंडी में। क्या वजह थी आप बार आप लोग जो है वो इनके हाथों बेवकूफ़ बन रहे थे? कुछ समझ नहीं आ रही थी, हम बिल्कुल सादा थे, और इसके झांसे में कैसे आ रहे थे हमें कुछ पता ही नहीं। ये मतलब बंदा फ्रॉड था, पहले दिन ही फ्रॉड के जरिए से ये आप लोगों को जो है वो तंग कर रहा है। जी, तो मेरे अब्बू ने गारंटी दी, फिर ये इसने गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। अच्छा। वो गाड़ी कहीं छोड़ के फिर लोगों से पैसा लेके भाग गया, तो इसकी वजह से मेरे अब्बू ने 15 दिन जेल में काटे थे। उसके बाद फिर पूरी दुनिया ब्लैंक हो गई मेरे लिए। मैं बिल्कुल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी कि अब मैं करूं क्या, क्योंकि वो जो मैंने जॉब की थी अपने अब्बू के साथ मिलके, वो शादी से 2 साल पहले की थी। 2005 में मेरी शादी हुई थी। तो कहीं भी मैं जॉब के लिए जाती तो मुझे यही कहा जाता कि आप पढ़ी लिखी हैं, मैट्रिक किया हुआ, ये वो नहीं। तो फिर मुझे एक स्कूल में एक स्वीपर की जॉब मिली। मैंने एक स्कूल में पता कि उन्होंने कहा सफाई आप करेंगे यहाँ पे, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब तो मिली है, लेकिन इस जॉब का मेरे घर वालों को नहीं पता था। मैंने उनसे चोरी स्वीपर की जॉब की, क्योंकि अगर पता चलता तो मेरी अम्मी अब्बू बहुत रोते, परेशान होते। मेरा घर तो टूटा ही था, साथ साथ मेरी अम्मी अब्बू भी बर्बाद हो गए, मेरे छोटे छोटे बहन भाई, उनका फ्यूचर सब कुछ। तो अभी अब आपकी रिहाइश कहाँ पर थी, किस शहर में? लाहौर में। अच्छा, अब आप लाहौर आ चुके? जी, लाहौर आ चुके थे। लाहौर आने के बाद हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं एक मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेने गई, तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा कोई जॉब है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे स्वीपर की जॉब है।
तो मुझे वहाँ पे भी सफाई का काम मिल गया और स्कूल से भी, तो मुझे कुछ पैसे आना शुरू हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हमारा घर का रेंट जाना शुरू हो गया। 2 साल मैंने उस मेडिकल स्टोर पे जॉब की, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे उस मेडिकल स्टोर वालों ने कहा कि अब आप यहाँ पे काम कर सकती हैं। ये 2008 की बात है। तो फिर मैंने कहा कि सारे बच्चे वहाँ पे ना आए मैट्रिक करके, तो उन्होंने कहा हमने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक कर लिया। मैंने कहा मैंने भी करना है, मुझे भी करवाओ प्लीज़। तो उन्होंने कहा आप भी कर सकती हैं, पढ़ें, आप पढ़ना आता है। मेडिसिन के नाम पढ़ पढ़ के ना मुझे इंग्लिश थोड़ी बहुत आ गई थी। और मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैथ क्या है। और उर्दू जो था वो थोड़ा बहुत मुझे आता था उस टाइम मुझे उर्दू बोलनी भी आ गई थी। तो मैं बड़ा खुश थी कि अब मैं मैट्रिक करूँगी। मैंने किसी से कोई बुक मांग, किसी से कोई, तो अब पढ़ने कहाँ जाना है, अकेडमी में गई, ऑल अकेडमीज रिजेक्टेड मी। वो इसलिए कि अगर आप फेल हुई तो हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, लेकिन उन्होंने एक चांस देना चाहिए। अच्छा, आपने पेपर कोई भी फिर नहीं दिया? नहीं, मैंने दिया। मैंने फिर एक स्कूल वालों ने मेरा एडमिशन भेजा। अच्छा। कि इसका एडमिशन हम भेजते हैं 9th 10th का इकट्ठा। मैंने फिर कहा पढ़ना कैसे। मैंने अपने बेटे को उठाया, 2 साल 2 माह का मेरा बच्चा था, मैंने उसको गोद में उठाया, एक पार्क में चली गई। तो वहाँ जाके मैंने बच्चे के आगे कैंडीज़ वगैरह रख दी और ख़ुद मैंने बुक्स खोल ली। सही। और मैंने वहाँ पे बैठ के चारों तरफ देखा, कुछ नशई बैठे हुए थे उस पार्क के, बड़ा ड्रोना सा पार्क था, और कुछ लोग जा आ रहे थे। तो मैंने आराम से बैठ के ना वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर मैंने कहा कि अब मैंने पढ़ना है, कि इस अनपढ़ होने की वजह से मुझे मुआशरे के अंदर इतनी बातें का सामना करना पड़ा। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया, जिसके नाम पूरी ज़िंदगी मैंने लगाई। मेरा एक बच्चा मेरी गोद में, इसका फ्यूचर क्या है। पढ़ना, मैंने सारा दिन पढ़ना वहाँ पे बैठ के, वहाँ सफाई करनी स्कूल की करके, पार्क शाम में को आपने पढ़ना, वहाँ पार्क में आ जाना, मेडिकल स्टोर की सफाई करनी, पार्क में वापस आ जाना, शाम को मैंने घर चले जाना। घर वालों की बातें मुझे सुननी पड़ी कि आपका मियाँ ये करके चला गया, आपका मियाँ ये करके सुनाते थे, गुस्सा आप पे उतारते थे? जी, सब मेरे साथ, सारे मेरे खिलाफ हो गए। सब ने मुझे डीमोटिवेट किया। मैं किसी से आज तक मोटिवेट नहीं हुई, किसी से इंस्पायर नहीं हुई। मैं खुद अपने आप से इंस्पायर हुई। कितनी तालीम आपने उसके बाद हासिल की? मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, बीकॉम किया, नाउ आई एम MBA एंड MPhil। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं समझ रही हूँ कि आपने बिल्कुल तालीम हासिल नहीं की, तो आपने कमाल कर दिया कि इतनी तकलीफ़ों के बाद, और एक ऐसी बंदी जिसने बिल्कुल तालीम हासिल नहीं की हुई थी, आज वो MPhil कर चुकी है। और वो भी मार्केटिंग में, और वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, UMT से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। अच्छा, जब आपने ये सारा कुछ करना शुरू किया तो तालीम के लिए पैसे कहाँ से लेके आते हैं? मैं मैट्रिक तो मैंने कर लिया ना, बुक्स उससे मांग से। इंटर में फिर मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब की। अच्छा। मुझे मेडिकल स्टोर में इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे ECG भी आती है, मुझे अल्ट्रासाउंड आती है, मुझे एक्सरे आते हैं, मुझे बैनुला पास करना आता है। तो मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई, वहाँ से मुझे पैसे आते थे, उससे फिर मैंने इंटर किया। फिर मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के कॉलेज से मैंने बीकॉम किया। तो वहाँ से फिर मैंने बीकॉम। कभी ऐसा हुआ कि हिम्मत जवाब दे गई हो और लगा हो कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ सकती, तो बड़ा मुश्किल काम है? नहीं, उस वक्त मेरी हिम्मत टूटी जब मैं बीकॉम में गई पार्ट 2 में। सारे रिश्तेदार, सोसाइटी मेरे पीछे पड़ गए कि दोबारा शादी। बीकॉम पार्ट 2 में मेरा फिर दोबारा निकाह किया गया। अच्छा। तो उस वक्त मेरा बेटा माशाल्लाह 7 साल का हो चुका था, और मैंने कहा था कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं मर्दों के ऊपर भरोसा करती ही नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरा बेटा है मेरे साथ, तो मैं आराम से अपने बेटे के साथ में ना सारा कुछ कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे ज़माने के आगे हारना पड़ा, मुझे शादी करनी पड़ी। जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई है वो मेरे से छोटे हैं 7-8 साल और अनमैरिड। अच्छा। और उसने मुझे बच्चे के साथ कबूल किया। वाहिद दुनिया का वो शख्स जिसको मैंने पहले दिन कहा कि मैंने पढ़ना है, तो उसने मुझे कहा आप पढ़े, हालांकि वो खुद मैट्रिक है। अच्छा जी। कैसे हस्बैंड है? बहुत अच्छा वो इंसान, यानी कि मैंने कहा है ना कि वो बिल्कुल ज़माने से अलग थलग। उसने मुझे अपना नाम दिया, मेरे बच्चे को अपना नाम दिया, मुझे एक्सेप्ट किया। तो मुझे उसने कहा कि आपने पढ़ना है। अल्लाह ने मुझे उनमें से एक बेटी दी। बेटी मेरी 6 माह की थी, तो फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया। माशाल्लाह। तो मैंने कहा मैंने अपना कुछ बन के दिखाना है। यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, मैंने यूनिवर्सिटी की दहलीज़ को चूमा और मैंने कहा इंशाल्लाह यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। हम दोनों ने मिलके फिर 500 रुपये से
मेडिकल स्टोर भी स्टार्ट किया। हाँ, मैंने ये सुना कि 500 रुपए से आपने मेडिकल स्टोर को शुरू किया और आपने वो कहते हैं कि पैनाडॉल के पत्तों से शुरू किया कुछ, और उसके बाद फिर तो नाजरीन आपने उस्मा की बातें सुनी, कितनी ज़बरदस्त बातें उन्होंने हमें बताई हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जब उन्होंने तालीम भी हासिल नहीं की हुई थी, उस वक्त उन्होंने इतना पढ़ा कि आखिरकार वो एमफिल तक पहुँच गई हैं, और माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है और एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एक ब्रेक के जानिब चलते हैं और उन्होंने जो मेडिकल स्टोर खोला है उसकी दास्तान सुनेंगे, तो तब तक के लिए एक छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, मैं मौजूद हूँ स्ट्रॉन्ग उस्मा के साथ, जानते हैं कि उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। उस्मा, आपने ये मेडिकल स्टोर खोला तो कहाँ से ये इसका सब कुछ शुरू किया? मेडिकल स्टोर जिसमें मैं काम करती थी ना, वही ओनर कहीं चले गए थे, वो दुकान खाली थी, तो मैंने फिर हस्बैंड के साथ मिलके, मुझे एक्सपीरियंस था, तो हम दोनों ने मिलके फिर 500 रुपये से मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बड़ा अच्छा चल रहा है। उसके बाद भी बड़े उतार चढ़ाव आए कि मैंने MBA में एडमिशन लिया, मेरी फर्स्ट क्लास थी, तो मेरे हस्बैंड को ये जो सेकंड वाले हैं इनको पैरालाइज और हेमरेज हो गया, ओह माय गॉड, और ये कोमे में चले गए। फिर किस तरह से ये निकले उससे? और 21 दिन ये कोमे में रहे, ओहो। तो डॉक्टरों ने डेड क्लियर किया, लेकिन अल्लाह ने शायद मेरी बच्ची का सदका या शायद मेरे बच्चे का सदका इनको बचाना था, तो ये बच गए। किसकी दुआ रंग लाई कुछ पता नहीं। पेपर्स का क्या किया फिर आपने? मैंने फिर सुबह 4:30 उठती थी और उठ के अपने बच्चों को फटाफट संभाल के यूनिवर्सिटी के लिए निकलती थी, आधा घंटा पैदल और बाकी वैन्स में सफ़र। वहाँ से शाम को 5 बजे आती थी, आके बच्ची को फीड कराती थी और मेडिकल स्टोर जाके खोलती थी। रात 1 बजे तक फिर मैं मेडिकल स्टोर खोलती थी, और 1 बजे वापस आके फिर 2-1 घंटे सो के तो फिर MBA की बुक्स खोल के उनको पढ़ती थी। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको इतनी मोटिवेशन दी, इतनी हिम्मत दी? मैंने इसलिए कहा कि एक शख्स जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो आपका जीवन साथी होता है। जब वही आपको चीट करता है तो फिर तो आपका जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, फिर आप ज़माने में क्या करेंगे। तो उस शख्स ने मुझे हिला के रख दिया था कि अनपढ़, या शायद वो धोखेबाज था, या शायद उसको हमारा पैसा थोड़ा सा चाहिए था, घर का जो छोटा सा घर था वो बेच के वो चला गया। तो उसके बाद फिर मैं एक दिन रोड पे आ रही थी, जिस वजह से मेरी ये ज़िंदगी बदली। अब मैं रोड पे आ रही थी, मेरे हाथ में 4 रुपये थे, तो वैन का किराया 5 रुपये था। मैंने कहा या अल्लाह आज मेरी इज़्ज़त रख ले, मुझे 1 रुपया दे दे, क्योंकि अगर मैं वैन में बैठी तो वो मुझे शायद नीचे ना उतार दे। तो अगर आज मेरी तो इन्हें इज़्ज़त रखी ना, तो हो सकता है ज़िंदगी में कभी किसी में काबिल हुई तो मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह के आपकी मखलूक के नाम कर दूंगी। अच्छा। ये मैंने कहा तो मैं आगे चली, तो मैंने देखा तो 1 रुपया पड़ा हुआ था। अच्छा। मैंने वो रुपया उठाया, अपने हाथ में रखा, वैन में सफ़र किया, चले गई। MBA मेरा कंप्लीट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा 3.36 से GPA भी आया, और मुझे डिग्री देते हुए उन्होंने कहा कि आप शाइनिंग स्टार हैं, और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का दोबारा से एक्सीडेंट हुआ और इनकी टांग टूट गई। तो फिर मैंने अपने मेडिकल स्टोर को सुबह 8 से रात 1 बजे तक संभाला है। और जनाब उसके बाद फिर अब मैं सुसाइड करने लगी थी। एक बात क्लियर करूंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होने क्या ऐसी बात हुई कि आपने सोचा कि आप सुसाइड करना है? मुझे आर्थराइटिस हो गया है, जॉइंट्स पेन। तो इस पेन से मैं इतना तंग आ गई कि मैं एक दिन वॉशरूम में जाने लगी तो मैं गिर गई, पानी का गिलास भी मेरे हाथ से गिर गया, तो मैं सुसाइड करने लगी। तो मेरा बेटा जो अब माशाल्लाह उस वक्त इतना छोटू सा था, वो 14 साल का हो गया, उसने मुझे पकड़ा, कहता मामा प्लीज़ मेरी बात सुन लें। मैंने स्विच बोर्ड में हाथ डाल दिया, महल्ले वाले भी आ गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते मामा आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, मैं आपको ना एक YouTube पे चैनल बना के देता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ स्ट्रॉन्ग उस्मा। तो आप उसके ऊपर, आपका नाम हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, आप उसके ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी की स्टोरी बताएं, हो सकता है कभी वहाँ से इनकम आए, उसको आप वुमेन एम्पावरमेंट पे खर्च करना, तो हो सकता है कोई आपके लिए दुआ करे तो आप तंदुरुस्त हो जाए। क्या लगता है आपको कि अल्लाह ताला का इनाम है इतना अच्छा बेटा आपका, और जिस तरह से आपको रास्ते में एकदम पैसे मिले, मतलब ये छोटी बात नहीं है, आप इतनी अल्लाह के करीब हैं। इतनी मैं उस वक्त मेरा अल्लाह पे इतना यकीन हो गया कि मैंने कहा मेरी इज्जत तेरे हाथ में, मुझे 1 रुपया चाहिए बस, और मैं 1 कदम चली तो आगे 1 रुपया। वो शख्स जिसने आपको धोखा दिया कभी आपके सामने आए, क्या करेंगे? मैं उसके पाँव चूम लूंगी, उससे कहूंगी थैंक यू सो मच, आपने मुझे क्या बना दिया। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने अपना घर, जो कि हालांकि आप एक अमीर खातून नहीं है, 2.5 मरले का घर है, आपने उस घर के 2 कमरे, आधा घर जो है वो बाकायदा कागजात की लिखत पढ़त के साथ गरीबों के नाम कर दिया है।
वो क्या है सिलसिला? वो इसलिए कि वो जो 1 रुपए वाली मैंने बात वादा किया था ना, अल्लाह उसका वक्त आ गया था। YouTube से मेरी पहली इनकम मुझे रिसीव हुई है 5-6 दिन पहले। अच्छा। तो उसका 70% मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलीज में तकसीम किया। माशाल्लाह, जी, जबरदस्त हो गया। मैंने जो अल्लाह से वादा किया था उसका, मुझे किसी से कोई फेम, कोई चीज़ कुछ नहीं चाहिए। मैं दाल रोटी खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने ये सोचा कि पता नहीं कितनी उज़्मा किसी पार्क में पता नहीं कहाँ बैठ के ये वेट कर रही होंगी कि कोई इतना ही कह दे कि हम आपके साथ हैं। हाँ, आपकी इस पूरे जो आपका कॉज है इसमें पीछे कौन है? मेरे साथ 3-4 लोग हैं। मैंने अपना घर दिया है, किसी ने मशीनें भेजी हैं, किसी ने स्टूल, किसी ने पंखे, किसी ने इस तरह करके। तो हम अपने फ्री सिलाई स्कूल खोला है मेरे घर पे। गरीब यतीम बेवा औरतों को स्किल देंगे, प्रोफेशनल टेलर बनाएंगे। जब वो सीख के जाएंगी फिर उनको एक सिलाई मशीन गिफ्ट की जाएगी और साथ कैश के वो जाके अपना रोज़गार चला सके। ब्यूटिशियन का कोर्स इंशाल्लाह रमज़ान के बाद स्टार्ट होगा और फैशन डिज़ाइनिंग का। तो ये मैंने अल्लाह के लिए 2 कमरे दे दिए। आपके साथ अगर कोई भी गरीब लोग, गरीब खवातीन जो हैं वो रब्ता करना चाहें, कहाँ से कर सकते हैं? मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है ना स्ट्रॉन्ग उज़्मा, उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, मेरे से वो रब्ता कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे भी अपना नंबर बता सकती हूँ कि लाहौर के अंदर जो लोग हैं, जो मेरी फाउंडेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन का नाम है, वहाँ पे आके अगर सिलाई सीखना चाहें कुछ औरतें, तो मेरा नंबर है 031243565851। ये नंबर पे मेरे से रब्ता करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके एडमिशन ले सकते हैं। एक टीचर हमने हायर की है, प्रोफेशनल टेलर है, वो आके उनको सिलाई सिखाएंगे। तो मेरी यूट्यूब से जो अर्निंग है वो भी 70% लोगों के नाम है, और मेरी ज़िंदगी बकाया जो रह गई है जितनी भी है वो लोगों के नाम है। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से इतना कुछ कर रही हैं कि साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं, और इसके अलावा ये कि आपने ये पूरा सिलाई कढ़ाई का भी स्टार्ट कर दिया है, और साथ ही साथ मेडिकल स्टोर का भी कर रही हैं। जो हस्बैंड्स होते हैं वो इतना बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि मेरी बेगम मुस्तकिल सारा दिन काम पे लगी रहे। कभी एतराज़ किया उन्होंने? नहीं, मैंने उनसे पूछा है कि ये जो घर है ना हम दोनों ने मिलके बनाया है, इंस्टॉलमेंट पे बनाया है, बड़ी मुसीबतों से बनाया है। मैंने कहा ये आधा आपके नाम है और आधा मेरे नाम है, तो मैं आधा जिसको मर्जी दे दूँ, उसने कहा जी दे दे। तो बाकी कभी कभार वो मुझे कह देते, मैंने कहा मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खड़े हुए थे और उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप पढ़ें। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ये इसकी वजह से हूँ, जो मेरे ये हस्बैंड है अच्छे हैं। क्या बताना चाहेंगी आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? इतने नौजवान हैं हमारे यहाँ, लड़के लड़कियाँ, जो कि छोटी सी बात पर भी हिम्मत हार जाते हैं। आज मैंने एक स्टोरी के बारे में देखा कि जिन्होंने अपने बच्चों को भूख से तंग आके जहर दे दिया दूध में डाल के। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी कि माशाल्लाह आप भी हैं, आपने भूख भी देखी, आपने सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद आप बहादुरी के साथ जमी रहीं, जुड़ी रहीं, आपने तालीम भी हासिल की और आप बहादुरी से भी काम करें। क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने कई दिन पार्कों में गुजारे भूखे। इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने बच्चे को कुछ चीज़ ले दूं। आपका बच्चा आपके सामने हो, एक कैंडी के भी आपके पास पैसे ना हो, और आप इतनी भूख देखें कि उसके बाद आपके बच्चे को आप फीड कराते हो तो आपको दूध ही ना आए। ये दिन मैंने देखे। लेकिन मैं एक पीछे मुड़ती थी ना, मैं कहती थी कोई ना कोई ताकत इस दुनिया में है जो ये सारा निज़ाम चला रही है, तो रब की ज़ात है वो। जब मैंने वो 1 रुपया मुझे मिला, उस वक़्त मेरा इतना अल्लाह के ऊपर यकीन हो गया। यकीन तो पहले भी था, लेकिन उस वक़्त जो मेरी इज्जत अल्लाह ने बचाई है, आपको ये लगा कि अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अल्लाह और अल्लाह ने मुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। हर कदम पे मेरा साथ दिया अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़े रखा, थोड़ा और। किसकी दुआ है कि ये आपको क्या लगता है? शायद मेरे वालिदैन की, शायद मेरे अब्बू की। वालिदैन आपके हयात हैं अभी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बू बहुत रोते थे, इतना रोते थे, उनको इतना झटका लगा कि जब मेरे हस्बैंड छोड़ के गए और जब फिर हमने कोर्ट में केस किया, जिस दिन डिवोर्स हुई थी उसके बाद उसकी डेथ हुई है। जिस दिन मुझे डिवोर्स हुई थी मेरे बूढ़े 3 दिन खाना नहीं खाया था, और मेरे अब्बू को उस टाइम अटैक भी हो गया था, गिर गए थे वो रोड के ऊपर ही। उस वजह से भी मेरे अंदर हिम्मत इतनी आई, तो मैं फिर उन औरतों को, उन नौजवान जो हमारी नस्ल है, सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहूँगी, सबसे पहले तो आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको अच्छी स्किल सिखाएं। हम एक ब्रांड की गारंटी देते हैं, लेकिन बेटियों के नसीब की हम गारंटी नहीं देते। कल को बेटियों का नसीब कुछ पता नहीं क्या हो, अल्लाह ना करे कि उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो, तो वो फौरी तौर पे
पे खड़ी हो सके या किसी पाँव पे जगह। खड़ी हो बिल्कुल। सके, ना कि मेरी तरह 10 से 11 साल ज़िंदगी के सफ़र करे। और खुदारा रिश्ता करते वक्त इतना ज़रूर ख्याल रखे कि आगे लोग कैसे, अल्लाह ताला इशारे ज़रूर देता है, हमें समझ में नहीं आते, हम समझते नहीं। अल्लाह हमें ज़रूर, अल्लाह कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। हमारी कोई ज़बान का बोल, हमारी कोई अपनी बात होती है जो हमारे लिए मुसीबत बनती है, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को किसी मुसीबत में नहीं डालता। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बात की है उज़्मा ने, और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, कभी भी वो उनके लिए मुश्किल हालात पैदा नहीं करता। ये हमारी ही कहीं कोई नासमझी होती है या गलती होती है जिससे हम अपने लिए मसाइल को पैदा करते हैं। उनका ये भी कहना है कि नौजवानों को चाहिए कि वो तालीम ज़रूर हासिल करें, अपने पाँव पे ज़रूर खड़े हों, ताकि ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो उनको उस वक्त ये ना देखना पड़े कि पहले वो तालीम हासिल करें और फिर वो काम करें। इसके अलावा उन्होंने जो हमें एक मोटिवेशन दी है, ये हमारे आने वाली नस्ल के लिए एक मशले राह है कि अगर एक खातून जो कि अनपढ़ है, जो कि बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद उसने FA किया, फिर उसके बाद उसने MBA भी किया, उसने MPhil भी किया, तो ये तो कोई भी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। चमकते सितारे के अगले एपिसोड तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।